हम एमएलए नहीं बने, लेकिन जनता के प्रतिनिधि तो हैं। हम उनमें से नहीं हैं जो चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें या हारें और फिर 5 साल घर बैठ जाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं सावित्री जिंदल जीत गई चुनाव, घर बैठ गई? ये मतलब आप निकालेंगे। मैं आपको फिर दोबारा कहता हूं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो चुनाव लड़े और उसके बाद घर बैठे। इनकार तो आपने भी नहीं किया, मतलब तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इनकार तो आपने नहीं किया। आपका दृष्टिकोण है, आप तो नारद जी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सियासत में सियासी लड़ाई तो इस बात की थी, डॉक्टर कमल गुप्ता वर्सेस सावित्री जिंदल। क्योंकि सावित्री जिंदल बेशक वो सपोर्ट करती हूँ बाहर से बीजेपी को, आप ये कहें, पर मैं फिर संगठन की बात करूंगा। आप करेंगे, लेकिन लोगों को ये लगता था कि भाई ये लड़ाई जो है डॉक्टर कमल गुप्ता सावित्री जिंदल के बीच में, सावित्री जिंदल ने गाहे बगाहे तो कहा कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, कभी मंच पे वो दिखी नहीं, कभी आई नहीं या बुलाया नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी कभी सावित्री जिंदल से बात हुई पूरे चुनाव में? अमित शाह भी हिसार आ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। अमित शाह का प्रायोजन अलग है, मोदी साहब का प्रायोजन अलग है। पहले अमित शाह पे बात कर लेते हैं। वो जब आ रहे हैं तो उनको जिंदल हाउस कहा जा रहा है कि बुला रहे हैं, अग्रवा में वो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में। ये भी चीज़ें आ रही हैं कि सरकार जो है, हरियाणा की सरकार, पहले खट्टर साहब रहे, अब नायब सिंह सैनी सरकार है, वो उन्होंने इस परिवार को तवज्जो नहीं दी, वेटेज नहीं दी, और जो वो डिमांड कर रहे थे एक हॉस्पिटल को एक्सटेंड करने की, कैंसर हॉस्पिटल को, उसकी मंजूरी नहीं मिली। तो अब वो चीज़ें अमित शाह के सामने रखी जा सकती हैं। तो इसको सियासी तौर पे कैसे देखते हैं? हिसार की जो जनता है ना, वो उद्घाटन से आगे सोचना चाहती है, देखना चाहती है। उद्घाटन कई बार हुए, खट्टर साहब ने 2 बार, दोनों ने कर दिए थे। कई बार नहीं हुए, किसी भी चीज़ का दोबारा उद्घाटन नहीं हुआ, और ये हमेशा हमारे यहाँ परंपरा भी रही है। हमारे यहाँ शादी होती है, भात का अलग से फंक्शन होता है ना, गोद का अलग से होता है, टीका सेरेमनी का अलग से होता है, घुड़चढ़ी का अलग से होता है, विवाह का अलग से होता है। अब आप ये कहो कि विवाह का 7 दफ़ा उद्घाटन, ये डॉक्टर साहब ये घुड़चढ़ी हो रही है या ये बात आ रहा है, क्या आ रहा है ये अब आप उन्हीं में से आप कोई एडजस्टमेंट देख लो। जयप्रकाश सांसद हैं हिसार से, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से जीत कर आते हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि भाई इंटरनेशनल की सब बकवास हैं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और अगर होता है तो मैं तो इस्तीफा ही दे दूंगा। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। इनका में तो सारे 52 गजी हैं। इनसे पहले एक जजप्पा के एमपी थे। कौन थे? हैं, लगा लो, आप अंदाजा लगा लो। जजप्पा के एक ही तो थे डॉक्टर साहब, जजप्पा के तो एक ही एमपी रहे हैं। नाम बताने की आवश्यकता नहीं है ना, आप समझिए बात। सीधा दुष्यंत चौटाला के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यहाँ अगर ये हवाई अड्डा बन गया तो हम राजनीति से रिजाइन कर देंगे। वो एक अलग बात है कि बाद में वही एविएशन मंत्री बन गए। फिर उसके बाद कांग्रेस के दीपेंद्र जी ने कहा कि नहीं, यहाँ हवाई अड्डा बन गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। सो कोल्ड जयचंद जो आपकी भाषा में थे, इनका पक्का इलाज हो गया या अभी कुछ कमी रहती है? नहीं, जयचंद का तो इलाज हो ही गया। जयचंद जो है, जो जयचंद का नाम धोखेबाजों में लिया जाता है, और वो जयचंद आज तक भी मशहूर है। चुनाव के समय छोड़कर गए, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर कमल गुप्ता। सूबे के मंत्री रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और हाल ही में एक जो बड़ी विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की हिसार में मेयर चुनाव में, उसका क्रेडिट काफ़ी हद तक डॉक्टर गुप्ता को जाता है, क्योंकि कमान इनके हाथ में थी, सेनापति एक तरीके से थे। बहुत सारे सवाल हैं, प्रदेश की राजनीति को लेकर भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिसार आ रहे हैं अगले महीने के शुरुआत में, उनको लेकर भी सवाल करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, और इसी बीच राजनीति ने क्या करवट ली है, उस पर सबसे बड़ा सवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, और अपने सभी व्यूअर्स को भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। मेयर के चुनाव में डॉक्टर साहब आपने ऐसे ऐसे पत्ते चले, किसी को समझ ही नहीं आया कि डॉक्टर गुप्ता कर क्या रहे हैं। एक तो आपने ऐसे कैंडिडेट को जिता दिया जिसको लोग जानते नहीं थे। एक सर्वे हुआ था चुनाव के दौरान, उसमें यह आया कि 84% से ज़्यादा लोग आपके जो कैंडिडेट थे मेयर के, परवीन पोपली, उनको जानते नहीं है, लेकिन वो जीते, और जीते भी बहुत सारे वोटों से। कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसको लोग जानते थे, वो चेयरमैन रहे थे, उनको हरा दिया। ये चीज़ें कैसे हुई हैं? प्रश्न देखिए, चुनाव में व्यक्ति का कम होता है, संगठन का ज़्यादा होता है। ये चुनाव था बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, ये व्यक्तियों का चुनाव नहीं था, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने तीसरी दफ़ा भाई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जो है वो व्यक्त किया, और इसी तरह से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और तीसरी दफ़ा नायब सरकार को बनाकर हरियाणा की जनता ने भी ये कहा कि हमें बीजेपी की पॉलिसीज पसंद हैं। और ठीक उसी प्रकार प्रश्न व्यक्ति का नहीं है, प्रश्न पार्टी का है, संगठन का है, और प्रश्न रिश्तों का है
कि आपका जो कैंडिडेट है वो किस परिवार से बिलोंग करता है। परिवार से मुझे ध्यान आ गया डॉक्टर साहब, सियासत में सियासी लड़ाई तो इस बात की थी डॉक्टर कमल गुप्ता वर्सेस सावित्री जिंदल, क्योंकि सावित्री जिंदल बेशक वो सपोर्ट करती हूँ बाहर से बीजेपी को। आप ये कहें, पर मैं फिर संगठन की बात करूंगा। आप करेंगे, लेकिन लोगों को ये लगता था कि भाई ये लड़ाई जो है डॉक्टर कमल गुप्ता सावित्री जिंदल के बीच में, सावित्री जिंदल ने गाहे बगाहे तो कहा कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, कभी मंच पे वो दिखी नहीं, कभी आई नहीं या बुलाया नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी कभी सावित्री जिंदल से बात हुई पूरे चुनाव में? चुनाव में एक दो जगह बात हुई है, वो बड़ी उम्र होने के नाते मैं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। ये तो डायलॉग आपका मशहूर है, आपने पहले भी कहा था कि आप बड़ा सम्मान देते हैं, वो चीज़ें अलग है। प्रश्न अगर बार बार पूछेंगे तो बार बार जवाब तो वही रहेगा जो वास्तविक है। लेकिन उनके बारे में ये एजम्पशन किया जा रहा था, कांग्रेस के नेता भी कहते थे, उनको भी लगता था कि सावित्री जिंदल उनको सपोर्ट कर सकती हैं, उनकी मजबूरी रही नहीं रही, उनका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, ये भी काफ़ी सारे सवाल हैं कि सावित्री जिंदल का क्या टेंडेंसी रही। ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि हिसार के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में ट्रिपल सरकार बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। उनको भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर की नीति, भारतीय जनता पार्टी की धारा 370 तोड़ने की नीति, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की नीति, और विदेशियों का जो आतंकवादियों का जो आक्रमण हुआ, उरी का हमला हुआ, पुलवामा का हुआ, गलवान घाटी का हुआ, उनको जवाब देने की नीति, अभिनंदन को वापस लाने की नीति, ऐसी अनेक चीजें। और हरियाणा सरकार का बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां देने की बात। हिसार की बात करूं तो हिसार में सारी सड़कें, सारी गलियां सब पक्की हैं, और लगभग 4000 से ज़्यादा तिरंगा लाइट लगाकर हमने हिसार को एक नए लुक का जो लुक दिया है वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। हमने अनेक चौराहों पर फव्वारे लगवाए, हमने यहाँ पर लाल किला बनवाया, हमने यहाँ पर ये जो राम मंदिर बनवाया, हमने यहाँ पर सांसद भवन बनवाया, हमने यहाँ पर इंडिया गेट बनवाया, हमने यहाँ पर भगवान कृष्ण, इस बात पर ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। लोग ये समझते हैं कि पिछले 60-70 साल में जो भी विधायक रहे उन्होंने हिसार के लिए क्या किया। हमने और तो और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारी चीज़ों पे डॉक्टर साहब बात करें, जो चीज़ें आपने बताई, लाल किला बना, ये बने वो बने, ये चीज़, हाँ एयरपोर्ट पे भी आऊँगा डॉक्टर साहब, उस सवाल अलग से। लेकिन ये चीज़ें तो विधानसभा चुनाव में भी थी, लेकिन उसमें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, आपने कुछ चीज़ें भी कही थी विधानसभा में भी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं सवाल एक और था डॉक्टर साहब कि आपने भी कहा कि सो कॉल्ड जयचंद जो आपकी भाषा में थे, उनको आपने, उनका इलाज तो आपने किया कि उनको आपने आगे आने नहीं दिया, वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे, आपने उनको रोक दिया। कोई किसी से व्यक्तिगत, कोई किसी से दुश्मनी या कोई विरोध नहीं है, लेकिन जयचंद सियासत तो है ही नहीं। देखो जयचंद जो है, जो जयचंद का नाम धोखेबाजों में लिया जाता है, और प्रश्न मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान से झगड़ा हुआ, यानी कि उसने आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी तो दुश्मन था और पृथ्वीराज चौहान की उससे लड़ाई थी, लेकिन सवाल मोहम्मद गोरी का नहीं है, सवाल जयचंद का है कि जयचंद तो पृथ्वीराज के राज्य में था, उसका सेनापति था, उसने जो धोखा दिया, और वो जयचंद आज तक भी मशहूर है। तो इस तरह से जयचंद को जिंदा कर दिया नहीं, जयचंद जो भी थे पार्टी में रहकर और ऐन वक्त चुनाव के समय छोड़कर जाना और पार्टी के साथ दगा करना, वो जयचंद कहलाए, और जयचंदों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है जयचंद जो थे, सो कॉल्ड जयचंद थे, इनका पक्का इलाज हो गया या अभी कुछ कमी रहती है? नहीं, जयचंद का तो इलाज हो ही गया, आगे भी रहेगा। और हमारे पार्टी के कल ही हमारी एक मीटिंग थी, और माननीय प्रदेश के हमारे संगठन महामंत्री श्री फणींद्र दा जी आए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि जो पार्टी के साथ थे, चुनाव के समय छोड़कर गए, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी ने भी एक बात कही कि भाई जो पार्टी को छोड़कर गए उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मेयर चुनाव के बाद में एक चीज़ और आई है जो दिख रही है साहब, आपके पास में कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपके पास में लोग आ रहे हैं। लोग भी ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता को इन चुनाव से बहुत ताकत मिली है राजनीतिक सियासी तौर पर, आपको क्या लगता है? कार्यकर्ता हूँ और 1996 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। संगठन में ताकत बड़ी होती है, संगठन के आदमी हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, तो संगठन में हर एक कार्यकर्ता की ताकत बड़ी है। अमित शाह भी हिसार आ रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। अमित शाह का प्रायोजन अलग है, मोदी साहब का प्रायोजन अलग है। पहले अमित शाह पे बात कर लेते हैं। वो जब आ रहे हैं तो उनको जिंदल हाउस कहा जा रहा है कि बुला रहे हैं, अग्रवा में वो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में। ये भी चीज़ें आ रही हैं कि सरकार जो है, हरियाणा की सरकार, पहले खट्टर साहब रहे, अब नायब सिंह सैनी सरकार
है वो उन्होंने इस परिवार को तवज्जो नहीं दी, वेटेज नहीं दी, और जो वो डिमांड कर रहे थे एक हॉस्पिटल को एक्सटेंड करने की, कैंसर हॉस्पिटल को, उसकी मंजूरी नहीं मिली। तो अब वो चीज़ें अमित शाह के सामने रखी जा सकती हैं। तो इसको सियासी तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए, सियासी वाली कोई बात नहीं है। अग्रोहा का जो मेडिकल कॉलेज है वो सरकार 99% की जो ग्रांट है वो सरकार दे रही है, तो सरकार उसको चला रही है, लेकिन वो मैनेजमेंट जो है वो उसकी जो मैनेजमेंट है वो कर रही है। तो मेनली जो जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी मेंटेनेंस के लिए 99% जो पैसा उस पर खर्च हो रहा है वो सरकार का है। और जब भी जैसे भी सरकार को पूरे हरियाणा में लगभग 16 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं, तो उनमें जहाँ जहाँ भी ग्रांट देनी होती है वो सरकार बजट के हिसाब से एलोकेट करती है। तो क्या अनदेखी हो रही थी या उनको ऐसा लग रहा था कि भाई अनदेखी किसी की भी नहीं होती है। और यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज महाराजा अग्रसेन में जो कन्वोकेशन हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं भी गया था उसमें, और हमने बड़ा हिंदू राजनीति, हिंदू तौर तरीके से हमने वहाँ ब्लैक गाउन जो हैं वो वहाँ के लोगों ने नहीं पहने थे। और न केवल ये, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 1 मेडिकल कॉलेज है, पाँचों के पाँचों इंस्टीट्यूशंस में जब भी कन्वोकेशन होता है तो हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से वो होता है। जो ब्लैक गाउन्स हैं, जो गुलामी का प्रतीक है, उसमें कन्वोकेशन नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वो सही है। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं हिसार में, तो आपको क्या लगता है, सीधा सा स्पेसिफिक सा सवाल है कि जिंदल परिवार को क्या मजबूती मिलती है या इसको रूटीन मानते हैं आप? ये रूटीन की बात है। वो महाराजा अग्रसेन की 800 किलो की मैंने अखबार में पढ़ा था, ऐसे उसकी मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, तो कोई भी आ ही सकता है और आना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी हुआ है, हालांकि आपने चुनाव से पहले ही भी ये कह दिया था कि भी मोदी साहब जल्द ही जो है हिसार में आएंगे। क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी? बात हुई थी जब वो पिछली दफ़ा आए थे, तो स्टेज पर मैंने उनको कहा कि आदरणीय मोदी जी, अगर ये 20 दिन हमारी आचार संहिता पहले ना लगती तो हमने तो यहाँ पर जो 21 लाख पैसेंजर पर प्रति वर्ष की जो कैपेसिटी वाला हम पैसेंजर टर्मिनल बना रहे हैं उसका शिलान्यास आपसे करवाना था, और यहाँ के जो फ़्लाइट्स हैं उनका उद्घाटन भी आपसे करवाना था, लेकिन वो 20 दिन पहले लग गई। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि राम जी ने आपका बड़ा जहाज़ पहले उतार कर बाय डिफ़ॉल्ट उद्घाटन तो आपसे ही करवा दिया। जब देखिए ना, प्रधानमंत्री का जहाज उतर गया उस पर, तो उद्घाटन तो हो गया। तो उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं, अब तो मैं किसी और काम से आया हूँ, मैं बाद में फिर आऊँगा। और अब वो शायद 14 तारीख को आकर अपना वचन भी निभाएंगे और इसका उद्घाटन भी करेंगे। और उसका जो बड़ा टर्मिनल बनेगा शंख के आकार का, उसका हमने टेंडर वगैरह और जो जिस कंपनी ने वो बनाना है वो सब पहले हो चुका था। गुप्ता जी, हिसार की जो जनता है ना, वो उद्घाटन से आगे सोचना चाहती है, देखना चाहती है। उद्घाटन कई बार हुए, खट्टर साहब ने 2 बार तो उन्होंने कर दिए थे, कई बार नहीं हुए, किसी भी चीज़ का दोबारा उद्घाटन नहीं हुआ। और ये हमेशा हमारे यहाँ परंपरा भी रही है। हमारे यहाँ शादी होती है, भात का अलग से फंक्शन होता है ना, गोद का अलग से होता है, टीका सेरेमनी का अलग से होता है, घुड़चढ़ी का अलग से होता है, विवाह का अलग से होता है। अब आप ये कहो कि विवाह का 7 दफ़ा उद्घाटन, ये डॉक्टर साहब ये घुड़चढ़ी हो रही है या ये बात आ रहा है, अब क्या आ रहा है ये अब आप उन्हीं में से आप कोई एडजस्टमेंट देख लो। देखिए, पहले ये 200 एकड़ लैंड थी, उसमें हमने 4000 एकड़ लैंड जोड़ी, फिर 3000 उसमें और जोड़ी, 7200 एकड़ जोड़ी। फिर आरसीएस के तहत 40 पैसेंजर वाला टर्मिनल हमने बनाकर और हमने उड़ानें शुरू करी। वो एक अलग बात है कि उड़ान शुरू करके हमें उड़ान बीच में रोकनी पड़ी। उसका भी कारण मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा। पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर का ऑफिस है, उसमें एक कंडीशन थी कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी पर हवाई जहाज़ उड़ सकता है। लेकिन जब वो उड़ानें उड़ी और हमें एक एयर टैक्सी हमने चलाई, वो सुबह चंडीगढ़ जाती थी, फिर देहरादून जाती थी, फिर धर्मशाला जाती थी और वापस आती थी, तो वो 1500 की जगह जब 5000 मीटर की विजिबिलिटी की कंडीशन आई तो वो संभव नहीं था 3 उड़ान उड़ाना, क्योंकि 5000 की जो मीटर की उड़ान है वो विजिबिलिटी वो केवल दोपहर में ही होती है, तो वो फिर वायबिलिटी नहीं थी, इसलिए बंद हो गया। सही कह रहे हैं, वो चीज़ें थी। जो 40 पैसेंजर वाला टर्मिनल है उसको 150 में कन्वर्ट किया। अब हमने 10,000 फुट की पट्टी बना दी, तो अब हमारा बड़ा जहाज यहाँ पर उतरेगा और इसका प्रशिक्षण तो पहले ही हो चुका। प्रधानमंत्री जी का जहाज आया,
और हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी का बड़ा जहाज आया, और तो और लड़ाकू विमान सुखोई जैसे भी यहाँ पर अपना खेल खेल। वो सही है डॉक्टर साहब, जनता के जहाज कब उड़ेंगे और कब टेक ऑफ करेंगे, कब लैंड करेंगे? हूँ कि 14 तारीख आ गई, दिन दूर नहीं है, सहज पके सो मीठा होए। अब ये जहाज़ है, एयरपोर्ट है, इसकी एक एक बारीकी में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, समय लगता है। नियमित फ्लाइट का शेड्यूल, कोई नियमित फ्लाइट का शेड्यूल है 14 तारीख की किससे? 14 तारीख में हो सकता है, मैं अभी उसकी पूरी जानकारी क्योंकि आज मेरे पास एविएशन मंत्री के नाते जिम्मेवारी नहीं है, तो मैं पूरी एग्जैक्ट तो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, पर मुझे लगता है कि 14 तारीख को एक उड़ान तो ज़रूर उड़ जाएगी। अच्छा, अब सियासत कैसे कैसे बदलेगी हिसार में, क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता के पास में इन चुनाव के बाद में एक ताकत आई है जो अदृश्य ताकत है, जो लोगों को दिखती नहीं है बट ताकत आई है। इसका मतलब आपके पास तो महर्षि वेद व्यास की दिव्य दृष्टि है आपके पास। पत्रकारों की बात तो होती है डॉक्टर साहब, आपको वो अदृश्य ताकत नजर आ रही है। अरे ये तो अच्छी होगी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस ताकत का इस्तेमाल कैसे कैसे होगा, क्योंकि अब उम्मीदें भी होंगी, लोग नगर निगम में भी जाएंगे, डॉक्टर कमल गुप्ता के पास भी आएंगे कामों के लिए। आएंगे तो करेंगे ना, हम एमएलए नहीं बने लेकिन जनता के प्रतिनिधि तो हैं, क्योंकि जो चुनाव लड़ता है व्यक्ति वो जनता का प्रतिनिधि तो बन ही जाता है, और हम उनमें से नहीं हैं जो चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें या हारें और फिर 5 साल घर बैठ जाएं। मतलब आप ये कह रहे हैं सावित्री जिंदल जीत गई चुनाव, घर बैठ गई? ये मतलब आप निकालेंगे। मैं आपको फिर दोबारा कहता हूं कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जो चुनाव लड़े और उसके बाद घर बैठे। इनकार तो आपने भी नहीं किया, मतलब तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इनकार तो आपने नहीं किया। आपका दृष्टिकोण है, आप तो नारद जी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, जयप्रकाश सांसद हैं हिसार से, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से जीत कर आते हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि भाई इंटरनेशनल की सब बकवास हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और अगर होता है तो मैं तो इस्तीफा ही दे दूंगा। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। लंका में तो सारे 52 गजी हैं। इनसे पहले एक जजप्पा के एमपी थे। कौन थे? कहा हैं, लगा लो आप, अंदाजा लगा लो, जजप्पा के एक ही तो थे डॉक्टर साहब, जजप्पा के तो एक ही एमपी रहे हैं। फिर नाम बताने की आवश्यकता नहीं है ना, आप समझिए बात। सीधा दुष्यंत चौटाला के बारे में कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि यहाँ अगर ये हवाई अड्डा बन गया तो हम राजनीति से रिजाइन कर देंगे। वो एक अलग बात है कि बाद में वही एविएशन मंत्री बन गए। फिर उसके बाद कांग्रेस के दीपेंद्र जी ने कहा कि नहीं, यहाँ हवाई अड्डा बन गया तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब कांग्रेस में तो रिवाज है। अब यहाँ के प्रेजेंट सांसद ने कह दिया, कब रिजाइन करेंगे? वो बन रहा है, वो तो सामने नज़र आ रहा है। उनको प्रधानमंत्री जी का जहाज़ नहीं दिखा क्या? उनको राष्ट्रपति जी का जहाज़ नहीं दिखा क्या? उनको सुखोई विमान नहीं दिखे क्या? उनको 10,000 की पट्टी नहीं दिख रही क्या? तो ये सब होने के बाद भी, और फिर कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो आप? जिस कांग्रेस ने 10-12 साल हो गए आज तक प्रदेश का संगठन नहीं बनाया, जिसने जिला अध्यक्ष नहीं बनाए, और तो और जिन्होंने अभी तक, हमें चुनाव हुए 3-4 महीने हो गए, अभी तक अपोजिशन लीडर ही नहीं बनाया। तो ऐसी कांग्रेस, ये सारी की सारी कंडीशन तो आपकी फेवरेबल ही है डॉक्टर साहब। नहीं, फेवरेबल की बात नहीं है। वो कहाँ उनकी जो स्टेटमेंट्स का आपने जिक्र किया कि उन्होंने ये कहा, उनका अस्तित्व ही नहीं है कुछ भी। वो कुछ भी कह दें, वो कह देंगे कि जी हम तो 75 लाख रुपए देंगे, हम तो 10,000 रुपये देंगे। क्यों? राज उनका आना नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगी। भारतीय जनता पार्टी जितना जिसको दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम 21,000 रुपये देंगे। कांग्रेस वाले तो 21 लाख भी कह सकते हैं। क्यों? उनको पता है राज आना नहीं और कुछ होना नहीं है, तो वो तो कितनी भी बोल देंगे। अनाप शनाप बोलना, बेमतलब का बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात करें, डॉक्टर कमल गुप्ता थे, मंत्री रहे हैं सूबे के, और बीजेपी में एक दमदार कद्दावर नेता के तौर पर इनकी छवि है। इनसे बातचीत की, और हिसार बदल रहा है। हिसार में अमित शाह भी आ रहे हैं, हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। हर घड़ी हिसार की सूरत बदल रही है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप बताएं कि जो लोग बनकर चले गए थे क्या वो वाकिस हो गए हैं। आप देखते रहें एक मत पोस्ट।